गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सारे लोग काफ़ी बेहतर होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। पिछले क्लास में हम आपको पढ़ाए थे जीवों में जनन। जीवों में जनन चैप्टर में हमने बात किया था जीवन अवधि के बारे में, लाइफ स्पैन के बारे में। हमने बहुत सारे जीवों का जीवन अवधि देखा था और साथ ही साथ हमने बात किया था अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन का। आज हम लोग बात करने वाले हैं अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। आगे अलैंगिक जनन के प्रकार का जब बात करते हैं, अलैंगिक जनन कई प्रकार के होते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है विखंडन के बारे में। विखंडन यानी कि फिजन। फिजन क्या होता है? तो जब हम बात करते हैं फिजन का, जब हम बात करते हैं विखंडन का, क्या है विखंडन? अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत जीव अपने शरीर को टुकड़ों में विभाजित करके और नए जीवों की उत्पत्ति करता है। चलिए इसको लिखते हैं। विखंडन यह अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत जीव अपने शरीर को दो या दो से अधिक भागों में विभक्त कर जनन की क्रिया को पूरा करता है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, आदि। ध्यान दीजिएगा, विखंडन यह अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत जीव अपने शरीर को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित करके नए संतान की उत्पत्ति करता है, जनन की क्रिया पूरा करता है। जनन के इस विधि को हम लोग कहते हैं विखंडन। जब हम बात करते हैं विखंडन का, तो विखंडन दो प्रकार का होता है। विखंडन दो प्रकार का होता है। विखंडन दो प्रकार का होता है। कौन कौन? तो पहला होता है द्विखंडन, जिसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन। और दूसरा होता है बहुखंडन, जिसे कहा जाता है मल्टीपल फिजन। तो इस प्रकार से विखंडन दो प्रकार का होता है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं द्विखंडन क्या होता है। द्विखंडन यानी बाइनरी फिजन।
अब समझिएगा गौर से, जब हम द्विखंडन का बात करते हैं तो द्विखंडन है क्या? यह अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत जीव अपने शरीर को दो भागों में विभाजित करके नए संतानों की उत्पत्ति करता है। यानी एक से दो जीव का निर्माण अपने शरीर के विभाजन से होता है। तो अलैंगिक जनन के ऐसे विधि को हम लोग कहते हैं द्विखंडन। तो चलिए लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत जीव अपने शरीर को दो भागों में विभक्त करके नए संतानों की उत्पत्ति करता है। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, तो ये सारा जो जीव है अपने शरीर को दो भागों में विभक्त करके जनन की क्रिया को संपन्न करता है। जैसे हम देखते हैं कि एक कोई अमीबा है, यह कोई एक मैच्योर अमीबा है। अब ये अमीबा चाहता है जनन करना, ठीक है, यानी कि ये अब फादर बनना चाहता है। इसे हम कहेंगे जनक अमीबा। तो यह अमीबा सबसे पहले क्या करेगा? तो यह अमीबा सबसे पहले अपना केंद्रक का विभाजन करेगा, यानी एक केंद्रक से ये दो केंद्रक का निर्माण करेगा। सबसे पहला स्टेप होगा केंद्रक विभाजन। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में यह अमीबा अपना जीव द्रव्य को विभाजित करेगा। सबसे पहले ये अपना केंद्रक का विभाजन किया था और उसके बाद फिर ये क्या करेगा कि अपने चारों ओर इस तरह से केंद्रक के चारों ओर ढेर सारा जीव द्रव्य को इकट्ठा कर लेगा। ठीक है, यानी कि सेकंड स्टेप होगा जीव द्रव्य विभाजन। जीव द्रव्य विभाजन, उसके बाद फिर यह जब जीव द्रव्य का विभाजन कर लेगा तो अपने शरीर को दो भागों में यहां से विभक्त करेगा, यानी कि अपना एक क्या करेगा कोशिका झिल्ली का भी विभाजन करके, और इस प्रकार से ये दो अमीबा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक अमीबा ए हो गया और दूसरा अमीबा ए हो गया, और इस प्रकार से दो नवजात अमीबा का फॉर्मेशन कर लेगा, यानी ए हो गया दो नवजात अमीबा। तो इस प्रकार से अमीबा में कुछ द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। ठीक है,
तो इसे नोट कर लीजिए। इसमें क्या हुआ, तो सबसे पहले जो जनक अमीबा था वो क्या किया, केंद्रक विभाजन किया। केंद्रक विभाजन करने के बाद वो जीव द्रव्य विभाजन किया, और जीव द्रव्य विभाजन करने के बाद फाइनली क्या किया कि अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त कर लिया। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं बहुखंडन की ओर। अब आगे चलते हैं बहुखंडन की ओर। यानी मल्टीपल फ्यूजन। जब बहुखंडन का बात करते हैं तो यह अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत जीव अपने शरीर को 2 से अधिक भागों में विभाजित करके और नए जीव का निर्माण करता है। यह अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत जीव अपने शरीर को दो से अधिक भागों में विभाजित करके जनन की क्रिया को पूरा करता है। जैसे अमीबा, प्लाज्मोडियम, आदि। ठीक है, तो देखिएगा यह अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत जीव अपने शरीर को अपने शरीर को 2 से अधिक भागों में विभाजित करके जनन की क्रिया को पूरा करता है। जैसे अमीबा, प्लाज्मोडियम, ये सारा हो गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन आता है कि एक कोशिकीय जीव अमर क्यों होते हैं। ठीक है, समझिएगा, एक कोशिकीय जीव अमर क्यों होते हैं। जब एक कोशिकीय जीव अलैंगिक जनन के खंडन विधि के द्वारा जनन करता है तो सभी टुकड़ा एक नए जीव का निर्माण कर देता है, कोई भी टुकड़ा शेष नहीं बचता है, अर्थात एक कोशिकीय जीवों को अमर कहा जाता है। अब समझिएगा चीजों को गौर से, अगर कोई एक कोशिकीय जीव है तो इस जीव को हम कितना भी टुकड़ा में क्यों ना बांट दें, प्रत्येक टुकड़ा एक एक नए जीव का निर्माण कर देगा। कोई ऐसा टुकड़ा नहीं बचेगा जिसका मृत्यु होगा, कोई ऐसा टुकड़ा नहीं होगा जो नए जीव में नहीं कन्वर्ट होगा। अब कोई ऐसा टुकड़ा जो नए जीव में नहीं कन्वर्ट हुआ, जिसका कि जन्म नहीं हुआ, तो फिर मर जाएगा तो उसे अमर नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ प्रत्येक टुकड़ा तो एक नए जीव का निर्माण कर देता है, तब तो ये अमर हो गया। ठीक है, तो इसीलिए एक कोशिकीय जीवों को अमर कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बीजाणु जनन का। बीजाणु जनन क्या है तो समझिएगा बड़ा गौर से। बीजाणु जनन क्या है, जब
विषम परिस्थिति होता है, अनफेवरेबल कंडीशन। अब ये कंडीशन अनफेवरेबल और फेवरेबल कैसे होता है समझिएगा। तो जब हम अनफेवरेबल कंडीशन का बात करते हैं तो समझिएगा कुछ इस प्रकार से, जैसे यहां पे हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो इस क्लासरूम का टेम्परेचर इतना है जिसे हमारा बॉडी सह सकता है, ठीक है। यहाँ का पानी, यहाँ का भोजन, इस धरती का, ठीक है, तो सब कुछ हमें मिल रहा है, जो जो चीज हमें जीवित रहने के लिए चाहिए तो हम सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन वो सारा चीज जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है और वो हमें ना मिले तो कंडीशन अनफेवरेबल हो जाता है, यानी कि प्रतिकूल, यानी कि विषम परिस्थिति हो जाता है। तो जब विषम परिस्थिति होता है तो उस दौरान जीव क्या करता है कि अपने शरीर के चारों ओर पुट्टी का 3 लेयर बनाता है, और पुट्टी का 3 लेयर बना करके क्या करता है, आराम से इंतजार करता है फेवरेबल कंडीशन आने का। जैसे आपको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं कि कोई मान के चला जाए कि कोई जीव अमीबा है, ठीक है, एक कोई जीव है, ये अमीबा है, ठीक है। अब ये अमीबा जैसे ही कंडीशन क्या होगा, विषम परिस्थिति होगा, तो विषम परिस्थिति के दौरान ये क्या करेगा अमीबा, जैसे ही इसका जो परिस्थिति है वो विषम होगा, ठीक है। तो विषम परिस्थिति के दौरान ये अमीबा क्या करता है, समझिएगा गौर से कि विषम परिस्थिति के दौरान ये अमीबा अपना जो इसका पैर है, इस पैर को क्या करेगा कि जमा कर लेगा। इसका जो ए वाला पोर्शन आप देख रहे हैं इसे हम कूटपाद कहते हैं। तो इस कूटपाद को क्या करेगा अमीबा की समेट लेगा, सहेज लेगा, और कूटपाद को समेट करके कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अमीबा कूटपाद को समेट करके कुछ इस प्रकार से हो जाता है, और उसके बाद फिर क्या करेगा ये अमीबा कि अपने चारों ओर पुट्टी का 3 लेयर का निर्माण करेगा, कुछ इस प्रकार से अपने चारों ओर पुट्टी के 3 लेयर का निर्माण करता है। और पुट्टी के 3 लेयर का निर्माण करने के इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पुट्टी भवन। इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पुट्टी भवन, ठीक है। तो पुट्टी भवन का क्रिया करता है और फिर वो इंतजार करते रहता है कि कब कंडीशन हमारे फेवर में होगा, ठीक है। जैसे अब ये अमीबा होली के बाद वाला टाइम, ठीक है, जैसा ही मार्च के बाद अप्रैल आता है धीरे धीरे गर्मी बढ़ना शुरू होता है। अब आप समझिए कि हो सकता है ये अमीबा किसी नाली के किनारे सरवाइव कर रहा था, लेकिन सडनली क्या हुआ, होली के बाद मार्च के बाद जब गर्मी बढ़ना शुरू हुआ तो ये अमीबा को जब मॉइस्चर नहीं मिला वहां पे, तो जिसके कारण सर इसके लिए कंडीशन अनफेवरेबल होने लगा, विषम परिस्थिति होने लगा। और विषम परिस्थिति के दौरान ये अमीबा क्या किया कि अपने पैर को यानी कूटपाद को, स्यूडोपोडिया को क्या किया कि समेट लिया, और समेटने के बाद अपने चारों ओर पुट्टी का 3 सुरक्षा कवच बना लिया, ठीक है। और पुट्टी का 3 लेयर बना करके अब इंतजार करेगा, बारिश कब आएगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में झमझम बारिश होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही जुलाई में बारिश होना शुरू होगा ये क्या करेगा कि अपने अंदर ये जो अमीबा था, ठीक है, ये अमीबा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से था, तो ये अमीबा क्या करेगा कि अपने अंदर ढेर सारा बीजाणु का निर्माण करेगा। ये अमीबा अपने अंदर ढेर सारा बीजाणु का निर्माण करेगा और फिर अपने पुट्टी के दीवार को तोड़ करके और प्रत्येक बीजाणु को क्या करेगा, वातावरण में मुक्त कर देने का काम करेगा। यानी अपने पुट्टी का जो लेयर है उसे इस प्रकार से तोड़ेगा और तोड़ करके क्या करेगा कि प्रत्येक जो इसका बीजाणु था इस बीजाणु को बाहर निकाल देगा और प्रत्येक बीजाणु से एक एक नए अमीबा का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी ये जो अमीबा
बीजाणु है एक एक नए जीव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अलैंगिक जनन के इस विधि को हम लोग कहते हैं क्या? तो अलैंगिक जनन के इस विधि को हम लोग कहते हैं बीजाणु जनन। यहाँ डेफिनेशन देखिएगा क्या है। विषम परिस्थिति में अमीबा अपने शरीर को 3 कठोर आवरण से ढक लेता है, 1 2 3, ठीक है, जिसे पुटी कहते हैं, और पुटी के निर्माण को पुटी भवन कहते हैं। अनुकूल परिस्थिति आने पर अमीबा पुनः बहुखंडन द्वारा विभाजित करती है और बहुत से बीजाणु का निर्माण करती है। पुटी के फटने पर बीजाणु बाहर आता है और प्रत्येक बीजाणु एक नए अमीबा का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया बीजाणु जनन क्या होता है? शॉर्ट में एक बार फिर बता देते हैं। जब मौसम खराब हो जाए, जब मौसम अपने फेवर में ना रहे, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठंडा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में बहुत सारा जो एक कोशिकीय जीव है या बहुत सारा जो सूक्ष्म जीव है जो बीजाणु जनन कर सकता है, तो वो सूक्ष्म जीव क्या करता है? अपने चारों ओर सुरक्षा कवच यानी पुटी का निर्माण कर लेता है और पुटी का निर्माण करके फिर से सही मौसम आने का, सही परिस्थिति आने का इंतजार करते रहता है। जैसा ही सही मौसम आया, अपने शरीर के अंदर ढेर सारा बीजाणु बनाएगा और पुटी के दीवार को तोड़ करके प्रत्येक बीजाणु को वायुमंडल में छोड़ देगा और प्रत्येक बीजाणु से एक एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो अलैंगिक जनन के इस विधि को हम लोग कहते हैं बीजाणु जनन, और उम्मीद है कि आपको बीजाणु जनन समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बात करते हैं खंडन का। खंडन क्या होता है? तो जब हम खंडन का बात करते हैं, फ्रैगमेंटेशन का बात करते हैं, तो समझिएगा खंडन क्या होता है। खंडन भी अलैंगिक जनन का एक ऐसा विधि है जिसके अंतर्गत जीव का शरीर अगर टुकड़ों में विभाजित हो जाए तो प्रत्येक टुकड़ा एक एक नए जीव का निर्माण कर देता है। अब कहिएगा सर पहले तो विखंडन पढ़ाए थे, अब तो पढ़ा रहे हैं दोबारा खंडन, तो विखंडन और खंडन में क्या है अंतर? तो विखंडन में भी जीव सर अपने शरीर को 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित करता है, लेकिन जीव जब चाहेगा तब अपने सेल्फ कैपेसिटी के आधार पे, मतलब अपना स्वयं का क्षमता, जीव जिस दिन चाहेगा कि हमें जनन करना है उस दिन से वो तैयारी करना शुरू करेगा और कुछ दिनों में जनन कर लेगा अपने स्वयं के कैपेसिटी से। लेकिन विखंडन में ऐसा नहीं है। विखंडन में जीव इंतजार करता है, सॉरी खंडन में, फ्रैगमेंटेशन में जीव इंतजार करता है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मेरे ऊपर कोई पत्थर गिर जाए, मेरे ऊपर कोई जानवर चढ़ जाए, ताकि मेरा शरीर टुकड़ों में विभाजित हो जाए, मेरा शरीर टूट जाए। और जैसे ही शरीर टूटेगा तो टूटे हुए शरीर का टुकड़ा एक एक नए जीव का निर्माण कर देगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा हो गया, यूलोथिक्स हो गया, हाइड्रा हो गया इत्यादि। अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जैसे कि एक कोई स्पाइरोगायरा है, ठीक है, ए कोई स्पाइरोगायरा है। अब जब इस स्पाइरोगायरा का बात करते हैं तो अब इस स्पाइरोगायरा का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और इस स्पाइरोगायरा का जो शरीर है सर वो 2 भागों में कुछ इस प्रकार से विभक्त हो गया। 2 छोटे छोटे भागों में इस स्पाइरोगायरा का शरीर क्या हुआ? विभक्त हो गया। समझिएगा गौर से। तो अब ये स्पाइरोगायरा क्या करेगा कि समसूत्री विभाजन करके अपने कोशिकाओं का विभाजन करेगा, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करेगा और फिर से एक नए स्पाइरोगायरा का निर्माण कर देगा। समझ में आया? लेकिन विभाजन कैसा करेगा? समसूत्री विभाजन करेगा। समसूत्री विभाजन करके और फिर से सर ए वाला एक नया स्पाइरोगायरा बनाया और ए भी विभाजन करके क्या करेगा कि एक नए स्पाइरोगायरा का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एक स्पाइरोगायरा से 2 स्पाइरोगायरा का निर्माण हो गया।
ठीक है, तो समझ में आया विखंडन और खंडन में क्या अंतर है। विखंडन में सर शरीर के स्वयं के क्षमता से जीव अपने शरीर को 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित करेगा। अगर 2 भागों में विभाजित करेगा तो उसे द्विखंडन कहेंगे, और 2 से अधिक भागों में अगर विभाजित करेगा तो उसे हम बहुखंडन कहेंगे। लेकिन जो खंडन विधि है, फ्रैगमेंटेशन विधि है, इसमें जीव अपने दुर्घटना होने का इंतजार करता है। अगर किसी दुर्घटनावश उसका शरीर 2 भागों में विभक्त हो जाता है या जितना भी टुकड़ा में विभक्त हो जाएगा, तो प्रत्येक टुकड़ा से एक एक नए जीव का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए और आगे अब बढ़ते हैं। अब आगे है मुकुलन। जब हम बात करते हैं मुकुलन का यानी बडिंग का, तो मुकुलन होता क्या है। मुकुल, बर्ड का मतलब कली, यानी मुकुल, कली, उभार शरीर के ऊपर। ठीक है, तो मुकुलन विधि में क्या होगा समझिएगा। मुकुलन अलैंगिक जनन का एक ऐसा विधि है जिसके अंतर्गत जीव के शरीर के ऊपर एक छोटा सा उभार निकलता है, एक कली निकलता है। वह कली शुरुआती दौर में अपने पेरेंट्स के बॉडी से, अपने जनक के बॉडी से सटा हुआ रहता है। जनक के शरीर से ही भोजन, पानी, अन्न लेगा और वृद्धि करते रहेगा। लेकिन जब वो वृद्धि करते करते सर और थोड़ा सा परिपक्व हो जाता है, तो अपने पेरेंटल बॉडी से यानी जनक के शरीर से अलग हो जाता है, और जनक के शरीर से अलग होकर के एकदम मस्त अपना जीवन जीना शुरू कर देता है। और जनन के इस विधि को कहते हैं क्या, मुकुलन। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग मुकुलन है क्या। यह अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत जीव के शरीर पर छोटा सा उभार का निर्माण होता है, जो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। अच्छा, इसको पढ़ते चलते हैं, बनाते चलते हैं, तब मजा आएगा ना जी। अब देखिए, ये मान के चला जाए ये क्या है, तो ई है ईस्ट। अब देखिए, ये ईस्ट के शरीर के ऊपर क्या हुआ कि छोटा सा एको उभार का निर्माण हो गया इस इष्ट के शरीर के ऊपर। ठीक है, तो यही न पढ़े थे जी हम लोग कि जीव के शरीर पर छोटा सा उभार का निर्माण होता है जो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। अब ये धीरे धीरे क्या होगा, तो ये धीरे धीरे इस प्रकार से कुछ बड़ा होना शुरू हो जाएगा, वृद्धि करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसका और इस कली का विकास होते रहेगा। वृद्धि के दौरान मातृ शरीर से आवश्यक पदार्थों को ग्रहण करता है और वयस्क होने पर मातृ शरीर से अलग होकर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करता है ना। तो अभी ये जो इष्ट है अपने पेरेंटल बॉडी से चिपका हुआ है, अपने जनक के शरीर से सटा हुआ है। ये है कैसा इष्ट, जनक इष्ट। ठीक है, जनन कर रहा है यानी कि एक कैसा है, तो ये जनक है यानी कि फादर है। अब धीरे धीरे इसका विकास होते जा रहा है और फाइनली क्या होगा कि इसका जब विकास हो जाएगा तो अपने पेरेंटल बॉडी से इस प्रकार से अलग हो जाएगा, और अलग होकर के क्या किया कि 2 नवजात इष्ट का निर्माण कर दिया। 2 नवजात इष्ट का निर्माण कर दिया। ठीक है, ऐसे ही हम एक और देखते हैं हाइड्रा में। जब हम बात करते हैं किसी हाइड्रा का, जब हम किसी हाइड्रा का बात करते हैं, ठीक है, जैसा भी है डायग्राम देख लीजिएगा, काम चला लीजिएगा। तो ये कोई हाइड्रा है। ठीक है, अब होगा क्या कि इस हाइड्रा के बॉडी के ऊपर एक छोटा सा उभार निकलेगा, एक छोटा सा कली निकलेगा,
और इकली धीरे धीरे करके वृद्धि करता रहेगा और जब परिपक्व हो जाएगा तो अपने पेरेंटल बॉडी से अलग हो जाएगा, अलग होकर अपना जीवन जीना शुरू कर देगा। तो अलैंगिक जनन के इस विधि को क्या कहते हैं? बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, तो आपको बीजाणु जनन समझ में आया? फिर से बीजाणु जनन क्या है? तो जीव के शरीर के ऊपर एक छोटा सा उभार आएगा और जब वो उभार धीरे धीरे वृद्धि करते हुए परिपक्व हो जाएगा तो अपने जनक के शरीर से अलग होकर के अपना जीवन जीना शुरू कर देगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पुनरुद्भवन का, रीजनरेशन का। देखे हैं छिपकली का पूंछ कट जाता है, अब फिर से पुच्छी हो जाता है, लेकिन जो छिपकली है सर, तो छिपकली के पूरे शरीर में पुनरुद्भवन नहीं होता है। छिपकली का जब पूंछ कटता है तो शरीर तो पूंछ का निर्माण कर लेता है, लेकिन पूंछ से शरीर का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आते हैं यहाँ पे। अब हम पुनरुद्भवन है क्या? इसे हम लोग कहते हैं फ्रैगमेंट रीजनरेशन, इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, पुनरुद्भवन को हम लोग क्या कहते हैं? तो पुनरुद्भवन को हम लोग रीजनरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, रीजनरेशन के नाम से। तो रीजनरेशन होता क्या है? तो यह अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत जीव का शरीर कई टुकड़ों में कट जाता है। प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव का निर्माण करता है, जैसे स्पंज, हाइड्रा इत्यादि। अब कुछ अन्य जंतुओं में भी शरीर का भाग क्षतिग्रस्त होने पर पुनर्जनन द्वारा विकसित हो जाता है, जैसे छिपकली का पूंछ। तो समझ में आ गया कि अगर जीवों के शरीर का कोई टुकड़ा कट जाए, मिसिंग हो जाए, तो कटे हुए टुकड़े को वो क्या करता है? फिर से निर्माण कर लेता है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन कहते हैं। जीवों के शरीर को अगर कई टुकड़ों में इस तरह से काट दिया जाए तो प्रत्येक कटा हुआ टुकड़ा एक एक नए जीव का निर्माण कर देगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बीजाणु निर्माण का। अलैंगिक जनन का सबसे अंतिम टॉपिक है बीजाणु निर्माण। तो जब हम बात करते हैं बीजाणु निर्माण का, तो बीजाणु निर्माण क्या होता है समझिएगा। तो बीजाणु कई प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला है चल बीजाणु। ठीक है, सबसे पहला क्या है? चल बीजाणु है। तो चल बीजाणु को हम लोग इंग्लिश में जू स्पोर भी कहते हैं और यह जलीय जीवों में पाया जाता है, जैसे कोई क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, ये क्या है? कोई क्लेमाइडोमोनास। अब ये क्लेमाइडोमोनास क्या करता है सर? कि अपने अंदर बहुत सारे बीजाणुओं का निर्माण करता है। ऐसे बहुत सारे बीजाणुओं का निर्माण करता है क्लेमाइडोमोनास अपने शरीर के अंदर। कुछ इस प्रकार से बहुत सारे बीजाणुओं का निर्माण करेगा। प्रत्येक बीजाणु के पास सर फ्लैजेला होता है, इस प्रकार से, जो इसे गतिशील, जो इसे चलनशील बनाता है, गति करने में मदद करता है। और यही कारण है कि इसे हम चल बीजाणु के नाम से भी जानते हैं। तो चल बीजाणु का निर्माण चल बीजाणुधानी यानी जू स्पोरेंजियम में होता है। यह कुछ शैवाल में अनुकूल परिस्थिति में बनता है। इसके निर्माण में जनक कोशिका का जीव द्रव्य समसूत्री विभाजन द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में बट जाता है और प्रत्येक भाग एक बीजाणु का निर्माण करता है। यही तो है। ठीक है, तो बीजाणु, चल बीजाणु क्या है? तो चल बीजाणु सर चल बीजाणुधानी के अंदर बनता है। समझे, इसमें जीव द्रव्य समसूत्री विभाजन द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में बंटकर प्रत्येक भाग बीजाणु बनाता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास में चल बीजाणु, इसको नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला है कोनिडिया। ठीक है,
अगला क्या है? तो अगला हमारा है कोनिडिया। तो जब हम बात करते हैं कोनिडिया का, तो एक कोनिडिया अचल होता है। एक कोनिडिया कैसा होता है? तो अचल होता है। कोनिडिया का निर्माण कोनिडियोफोर के ऊपर श्रृंखला के रूप में होता है। कोनिडिया का निर्माण कहाँ होता है? कोनिडियोफोर के अंदर श्रृंखला के रूप में होता है। कोनिडिया वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। जब हम बात करते हैं पेनिसिलियम का, तो एक कोई पेनिसिलियम का कोनिडियोफोर है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एक क्या है? तो पेनिसिलियम का कोनिडियाफोर है, जिसे ये पेनिसिलियम का कोनिडियाफोर है। और ये क्या करता है? बहुत सारे कोनिडिया का निर्माण करता है। ठीक है, ये बहुत सारे कोनिडिया का निर्माण करता है। और यह कोनिडिया हवा के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है। इसके पास गति करने के लिए कोई फ्लैजेला नहीं होता है। अनुकूल वातावरण में यह अंकुरन करके नए कवक तंतुओं का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कोनिडिया। किसमें? पेनिसिलियम में कोनिडिया। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं स्पंज में जैम्यूल। स्पंज में जैम्यूल का बात करते हैं तो स्पंज के बॉडी के अंदर क्या होता है कि जैम्यूल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एक कोई स्पंज है, कहता आंतरिक अलैंगिक जनन इकाई और कलियां जैम्यूल कहलाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक कोई स्पंज है। ठीक है, अब ये जो स्पंज है ना, इसके शरीर के अंदर सर क्या होता है कि कुछ बहुत सारा ऐसे बीजाणु का निर्माण होगा इसके शरीर के अंदर। इसके शरीर के अंदर बहुत सारे बीजाणु का निर्माण होता है और यह प्रत्येक बीजाणु जो है विकसित होते रहता है। ये जो प्रत्येक बीजाणु है क्या होगा? विकसित होते रहेगा और अनुकूल समय आने पर क्या होता है? मुक्त हो जाता है। मुक्त होकर के और एक एक नए जीव का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो एक स्पंज है, इसके शरीर के अंदर बहुत सारा बीजाणु बना और यह बीजाणु जो है शरीर के अंदर ही विकसित होते रहता है। और जैसे ही परिस्थिति अनुकूल आएगा, अनुकूल परिस्थिति आने पर क्या होता है कि ये मुक्त हो जाता है, इसका अंकुरन हो जाता है और नए जीव का निर्माण कर देता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग कायिक जनन का बात करते हैं। कायिक जनन क्या होता है? तो जब वेजिटेटिव प्रोपागेशन का बात करते हैं तो समझिएगा बड़ा गौर से कि बहुत सारा ऐसा पौधा होता है जिसे उसके बीज से उगाना बड़ा मुश्किल काम होता है। जैसे हम आपको बताते हैं गुलाब का पौधे, अगर गुलाब का बीज काफी छोटा छोटा होता है, अगर उस बीज से हम पौधा उगाते हैं तो हमारे पास समस्या होगा कि छोटा सा पौधा में पानी कैसे डालें। इस छोटा सा पौधा को सर, जो एकदम छोटा सा पौधा है, तो इस छोटा सा पौधा को इंसेक्ट से बचाना है। ठीक है, इस छोटा सा पौधा को थोड़ा सा धूप निकलेगा तो ये पौधा जल जाएगा, बहुत सारा समस्या है।
तो इस कंडीशन में हम लोगों ने क्या किया सर कि ऐसे विधि के बारे में पता लगाया जिससे कि बिना बीज के भी पौधे के उसके शरीर के अंगों का यूज करके हम नए पौधे को उगा सके। तो कायिक प्रवर्धन है क्या, समझिएगा। तो कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत पौधे के तना, पत्ती, उत्तक, जड़ जैसे कायिक वस्तु का यानी उसके शरीर के अंगों का उपयोग करके हम नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो समझिएगा कायिक जनन है क्या, यह अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें पौधे के शारीरिक भाग यानी कायिक भाग, पौधे का कौन सा भाग, शारीरिक भाग, शारीरिक भाग को ही क्या कहते हैं, कायिक भाग, जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती, कली आदि से नए पौधे को उगाया जाता है। ठीक है, समझिएगा। जैसे अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो कायिक जनन आर्थिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होता है, सही बात है। समझिएगा, अगर मान के चला जाए कि हम क्या करते हैं कि गुलाब का अगर बीज लगाना शुरू कर दे तो उसको काफी लंबा समय लगेगा बड़ा होने में, लेकिन अगर हम गुलाब का एक डाली लेते हैं और उसको क्या करते हैं अच्छे ढंग से मिट्टी में लगा देते हैं, उसमें जड़ निकल जाता है, तो वो जल्दी से तैयार हो जाएगा एक पौधा और जल्दी से क्या करेगा, फूल देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो कायिक जनन विधि से हम लोग सर बहुत सारे पौधे को उगा सकते हैं। और कॉमर्शियल मेथड मतलब कि बीज से उगाने के तुलना अगर कायिक भाग से, शारीरिक भाग से अगर पौधे को हम उगाते हैं तो हमें काफी समय का बचत होता है, और इसीलिए कॉमर्शियल मतलब कि व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए लोग इस मेथड का यूज करता है। ठीक है, पादपों में जब हम कायिक प्रवर्धन का बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, चलिए समझिएगा इन एग्जाम्पल को। यहाँ पे आलू के बारे में बताया गया है कि आलू किस कायिक भाग से, तो कंद या आंख से आलू को उगाया जा सकता है। अदरक और केला को उसके प्रकंद यानी कि राइजोम से, अगैव को बल्ब से, ब्रायोफिलियम को पत्तियों के द्वारा, और जलकुंभी को उसके भूस्तरिका यानी उसके ऑफसेट के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। ठीक है, तो ये था कायिक जनन। एक बार फिर हम बता देते हैं कायिक जनन है क्या। तो कायिक जनन और लैंगिक जनन की विधि है जिसके अंतर्गत पौधे के शारीरिक भाग जैसे तना, पत्ती, जड़, उत्तक, इन सारे चीजों का, उसका कली को यूज करके नए पौधे को उगाया जाता है। समझ में आया? तो चलिए इसको नोट कीजिए और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बंगाल का आतंक, महाविपत्ति, बंगाल का टेरर ऑफ बंगाल का बात करते हैं। अब टेरर ऑफ बंगाल है क्या, बंगाल का आतंक, समझिएगा बड़ा गौर से। तो जब हम जलकुंभी का बात करते हैं, जलकुंभी एक विदेशी पौधा है और इसे अंग्रेजों ने इंडिया में लाने का काम किया था, जलकुंभी को। ठीक है, आप देखे होंगे, आप जब लोअर क्लास में पढ़े होंगे 8, 9, 10 में, तो वहां हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, वेस्ट इंडिया कंपनी हो गया, जो भी ये सारा कंपनी था सारा कोलकाता बंगाल साइड में था। ठीक है, ये सारा का सारा कंपनी, कारण कि अंग्रेज लोग सर पानी के रास्ते आता था और बंगाल के रास्ते ही इंडिया में एंट्री करता था, बंगाल की खाड़ी के रास्ते। तो अंग्रेज लोग क्या किया सर कि किसी दूसरे कंट्री से जलकुंभी को उसका सुंदर पत्ती, उसका सुंदर फूल देख करके लेकर के आया और अपने यहाँ तालाब में लगाया। लेकिन जलकुंभी बड़ा तेजी से पानी में फैलता है, वो पूरा तालाब में भर गया। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जब तालाब का सफाई करवाया तो जलकुंभी को नाली में फेंक दिया और नाली से जलकुंभी चला गया बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में जाकर के जलकुंभी फैलना शुरू किया। मछुआरों को देख करके बड़ा मजा आ रहा था। अच्छा, आपको एक चीज पता है, बंगाल का मुख्य भोजन क्या है? बंगाल का मतलब कि सबसे चहिता भोजन मछली भात। बंगाल का मुख्य उद्योग उस वक्त क्या होता था, तो मछली पकड़ना, मछली का व्यापार करना। ठीक है, अब जलकुंभी जो है एक जलीय पौधा है, वो पानी में बड़ा तेजी से फैल रहा था। मछुआरों को शुरुआती दौर में बड़ा मजा आ रहा था, पहली बार वो इतना सुंदर पौधे को देखे थे। लेकिन देखते 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 देखते
पूरा का पूरा महासागर में जलकुंभी फैल गया और एक समय ऐसा आया कि जलीय जीव मरना शुरू कर दिए। अब काहे जलीय जीव मरना शुरू किए? तो जलकुंभी एक जलीय पौधा है और वो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग कर जाता है। तो जल में घुलित ऑक्सीजन का जब उपयोग जलीय पौधा करना शुरू किया तो जल के अंदर जो जीव रह रहे थे, मछली रह रहे थे, उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिला और ऑक्सीजन के अभाव में मरना शुरू कर गया मछली और पूरा का पूरा व्यापार ही वहां का चौपट हो गया। याद कीजिए कोरोना वाला स्थिति, कोरोना में क्या हुआ था? सबका दुकान बंद करवा दिया गया था, शटर, तो लोग भूखे मरने लगे थे, ठीक है, अकाल जैसा स्थिति हो गया था। तो ठीक उसी प्रकार से लोगों का बिजनेस वहां चौपट हो गया और यह बिजनेस चौपट हुआ जलकुंभी के कारण। इसीलिए इस जलकुंभी को महाविपत्ति, बंगाल का आतंक या टेरर ऑफ बंगाल के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो जलकुंभी क्या है? जलकुंभी एक जलीय पौधा है जिसे ब्रिटिश लोगों ने इसकी सुंदरता के कारण भारत में लाया था। यह बहुत तेजी से बढ़ने वाला आक्रामक खरपतवार है जो पानी की सतह को ढक देता है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करता है जिससे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और मछलियां एवं अन्य जलीय जीव मरने लगते हैं। इसकी अत्यधिक वृद्धि के कारण इसे बंगाल का आतंक कहा गया, इसे टेरर ऑफ बंगाल कहा गया, इसे बंगाल का महाविपत्ति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अलैंगिक जनन आपका कंप्लीट हो गया अच्छे ढंग से, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे लैंगिक जनन के बारे में। तो आज का क्लास को हम इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग लैंगिक जनन का बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, गुड डे।